बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे EAN रूल डिस्कस कर रहे थे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल मेटल एटम का EAN नंबर निकालना सीखा था, राइट। और हमने बताया था कि EAN रूल को एग्जैक्टली अगर कोई फॉलो करता है तो वो मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिसमें मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बीच में आप ऐसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, EAN रूल को 100% फॉलो करते हैं। इनका जो नोबल, इनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका EN जो होगा उसकी वैल्यू 36, 54 या 86 आती है। क्या आती है? 36, 54 या फिर 86 नोबल गैस के एटॉमिक नंबर जैसी आती है, जैसे कि क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। तो इनके जो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाती है, राइट। तो हम कह देते हैं कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। तो जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो इस रूल को 100% फॉलो करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं कि कोई हमसे पूछे कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होता है, उसकी नेचर क्या होती है, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। MnCO5 ये एक मेटल कार्बोनिल है, ये मेटल है और ये CO कार्बोनिल, उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, मेटल कार्बोनिल। अब मुझे एक बात बताइए, इस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का अगर हम EAN निकालें तो क्या आएगा बेटा? Mn का एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बन CO जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपने X मान लीजिए, +5 इंटू इसका 0, कोई चार्ज नहीं है CO के ऊपर, इक्वल्स टू 0, X + 0 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 0। Mn के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा। प्योरली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो वहां बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। Mn का एटॉमिक नंबर 25, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 इंटू CO क्या है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड है और एक बंदा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मोनोडेंटेट है तो 5 CO है आपके पास, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Mn इनके साथ में बना सकता है। Mn इनके साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 5, क्योंकि CO तो मोनोडेंटेट है और 5 CO है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 5, 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 25 + 10 यानी कि 35। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ गया। तो अब डेफिनेटली ये क्या करेगा, रिएक्शन के अंदर इसकी टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी। क्या होगी इसकी टेंडेंसी? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ताकि अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये 36 कर सके, क्रिप्टॉन के इक्वल कर सके। तो ये MnCO5 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब यानी कि इसके पास EN की वैल्यू पहले 35 होती थी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 36 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर MnCO5 की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, यानी कि खुद का रिडक्शन कर रहा है बंदा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन कर रहा है भाई, इसलिए सामने वाले का क्या कर देगा बेटा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी है, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो अपन बोलेंगे MnCO5 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। ऐसे ही बेटा MnCO6 होता अपने पास, तो इसका EN निकालो। Mn का एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 इंटू CO कार्बोनिल ग्रुप जो है मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 2 इंटू 6 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो ये आ जाएगा 25 + 12 यानी कि आपके पास 37 आ गया। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 37। तो इसकी टेंडेंसी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, तो बेटा ये बन जाएगा MnCO
होल 6 प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, ताकि अपना En की वैल्यू कितनी कर सके, ये 36 कर देगा। भाई 37 है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 36 हो जाएगी। तो अब आप बताइए, और इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए +1 चार्ज लगा दिया। अब इस बंदे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, यानी कि सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुद का रिडक्शन करता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, हटा रहे हो खुद में से इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब आप खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहे हो और सामने वाले का रिडक्शन करोगे, तो बेटा ये हो जाएगा एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आप एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात? तो कोई अपन से पूछे कि मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बोलो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो अगर उनका En जो है वो 35 है और एक इलेक्ट्रॉन लेके 36 हो सकता है, तो फिर वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए माइनस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। नीचे वाला इसका अपोजिट केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि भाई मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, बोला दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, En पे डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन देखो, मैं को आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू बतानी है बेटा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, आपके पास है बेटा CO होल n, आपको यहाँ n की वैल्यू बतानी है, FeCO होल 4 n, नहीं n की वैल्यू बतानी है, NiCO n यहाँ बेटा आपको क्रोमियम का क्या निकाल के बताना है, n। यहाँ जो n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू आपको बतानी है। तो जरा मुझे बताइए कि आपको पता है ये मेटल, ये कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं। और हमने आपको बताया कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स 100% En रूल को फॉलो करते हैं। मेटल कार्बोनिल जो होते हैं 100% En रूल को फॉलो करते हैं। जरा देखो तो बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 24। कितना है बेटा? 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है। अब मैं अगर n की वैल्यू अगर यहाँ 6 पुट कर दूं, अरे n की वैल्यू अगर अपन यहाँ 6 पुट कर दें और CO मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्रोमियम CO के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 2 इंटू 6 करोगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इंटू 6, तो ये 24 और 12 ये हो जाएगा बेटा 36, और ये En रूल को फॉलो कर जाएगा। मेटल कार्बोनिल En रूल को फॉलो करते हैं, तो 24 तो यहाँ हो गया और 36 में से 24 को माइनस कर लो, आपको 12 इलेक्ट्रॉन की नीड है और एक CO मोनोडेंटेड है, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 लिगेंड अगर आप काम में ले लोगे तो ये इसका En कितना आ सकता है? 36 आ सकता है। ऐसे बेटा Fe का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक, 36 आपको चाहिए, 26 आपके पास है, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अपन कहेंगे n की वैल्यू, अगर अपन इस n की जगह यहाँ 6 लगाया,
ऐसे ही इस n की जगह अगर हम 5 लगा दें यहाँ तो 2 × 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 36। EN रूल फॉलो करते ही है ये EN रूल फॉलो करते हैं इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर ये EN रूल को फॉलो नहीं करते होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। Ni में बताओ, Ni का एटॉमिक नंबर है बेटा 28 प्लस आपको टोटल कितना चाहिए 36, 28 आपके पास है तो बेटा कितना का गैप आ गया 36, 28, तो 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए आपको। तो बेटा n की वैल्यू अगर आप या 4 कर दो, n की जगह अगर आप 4 पुट करोगे तो 2 × 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा इसका, n की वैल्यू 4 रखोगे, CO मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसके साथ Ni के साथ, तो 2 × 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 28 और 8 36, 36। EN रूल को फॉलो हो रहा है। तो हमको पता है कि तुम भी EN रूल को फॉलो करते हो, तुम्हारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, 12 की जरूरत है तो n की वैल्यू 2 रख दी। हमको पता है कि भाई तुम भी मेटल कार्बोनिल हो, EN रूल को फॉलो करोगे। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, टोटल 36 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो अपन n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं क्योंकि 2 × 5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बेटा Ni का एटॉमिक नंबर 28, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 36, तो 28 हमारे पास है, 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो n की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 2 × 8 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा Fe का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26, कितना है Fe का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26, ठीक बात। अब CO तो मोनोडेंटेड लिगेंड है और 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो बेटा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा Fe, तो 2 × 4 ये हो गया 26 और 8 कितने हो गए बेटा 34 हो गया, 26 और 8 हो गया 34, 34, 36 होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पावर में कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ n की वैल्यू -2 लगानी पड़ेगी तो 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। -2 का मतलब है कि बंदे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। अरे बोलो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तब जाके 36 बनेंगे। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, ठीक, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 × 4 ये हो गया बेटा 4 × 2 8 और ये 27 ये हो गया 27, 8 35, कितना हो गया बेटा 35, होना कितना चाहिए 36। इसका मतलब इस बंदे को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा -1। Ni का एटॉमिक नंबर बेटा 28, कितना है बेटा 28, मोनोडेंटेड लिगेंड है 4 है आपके पास तो 2 × 4 ये हो जाएगा 28, 6 4 दूनी 8, 28 और 8 36, 36 हो गया। ऑलरेडी बैलेंस्ड हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, 36 पहले से ही ऑक्यूपाई हो गया, 36 आ रहा है पहले से, जरूरत नहीं है। n की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, यहाँ 34 आ रहा था इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बंदा, -2 लगेगा। यहाँ 35 आ रहा था इसका मतलब बंदा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 36 कर लेगा। यहाँ ऑलरेडी 36 आ रहा है तो इनकी वैल्यू 0 होगी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा पाई डोनर लिगेंड, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो जरा देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन के अंदर ये जो 3 पाई बॉन्ड हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पाई बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बेटा यहाँ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, तो ये फिक्स नहीं है, डीलोकेलाइज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? डीलोकेलाइज। तो ये बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, डीलोकेलाइज होते रहेंगे। तो बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए डीलोकेलाइज होते रहते हैं, कभी इनकी पोजीशन ये भी हो सकती है। अरे बोलो, तो हमने क्या बताया कि बेंजीन जो है बेटा एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, जिसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं, इनकी लोकेशन फिक्स नहीं है, रेजोनेंस की वजह से डीलोकेलाइज हो जाते हैं। तो बेटा
3 पाई डोनर साइट बन गई है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी, तो 3 इसके अंदर डोनर साइट है और ये सेंट्रल मेटल एटम को अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सर आपने एरो बीच में क्यों लगाया? उसका रीजन ये है कि ये डीलोकेलाइज्ड है, मुझे नहीं पता, ये यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, यहां कहीं भी हो सकते, डीलोकेलाइज्ड है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सेंटर पॉइंट से जोड़ दिया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, जिसको मैं एम से लिख रहा हूं। तो इसको बेटा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को नीटा से रिप्रेजेंट करोगे। किससे? नीटा से। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नीटा से। कभी कभी पाई से भी रिप्रेजेंट करते थे पाई डोनर लिगेंड को, या फिर नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से भी। फिर बेटा यहां टोटल कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखोगे नीटा 6 बेंजीन। 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 डोनर साइट है, डोनर साइट तो 1 2 3 ही है। ये अपने आप में एक ट्राइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्राइडेंटेड लिगेंड की तरह। और इसको किससे लिखोगे बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ट्राइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, नीटा बेंजीन लिख सकते हो, या फिर इसको नीटा 6 C6 S6 भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखो, ट्राइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। ये है बेटा साइक्लो पेंटा डाइइन आइल। क्या है बेटा? ये साइक्लो पेंटा डाइइन आइल, YL लगा हुआ है, साइक्लो पेंटा डाइइन आइल। अब बेटा इसमें हम देखें तो ये अगर अपना नेगेटिव किसी को दे देता है, सेंट्रल मेटल एटम को, ये अगर डोनर बन जाता है और सेंट्रल मेटल एटम रिसीवर बन जाता है, ये डोनर बनता है। कौन सा? कार्बन पे नेगेटिव है, वो अगर डोनर बन गया तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप में बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। एक ही डोनर, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यही साइक्लोपेंटाडाइन ऐसे भी हो सकता है कि साइक्लोपेंटाडाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, इसके अंदर रेजोनेंस की कंडीशन है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी डीलोकेलाइज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइज। और ये नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रीट होगा, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट होगा, उसकी तरह ही माना जाए, क्योंकि डीलोकेलाइज होता रहेगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से। तो डोनर साइट है 1 2 3, लेकिन ये फिक्स नहीं है, रेजोनेंस के बाद चेंज हो जाएंगी। ये इधर जाएगा, रेजोनेंस करेगा तो ये इधर जाएगा, तो ये चीजें चेंज होती रहेंगी। बट हमको ये पता है कि 3 डोनर साइट बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसको लिखते हैं बेटा नीटा 5 क्यों लिखा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट एटम अटैच थे। नीटा 5 साइक्लो पेंटा डाइइन आइल, साइक्लो पेंटा डाइइन आइल, या फिर आप इसको लिख सकते हो नीटा 5 C5H5। कौन से लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? ट्राइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि कोई मेरे से पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइइन आइल मोनोडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, बोला देखना पड़ेगा। अगर डीलोकेलाइज हो रहा है तो फिर वो ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव होंगे, तीनों पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। और अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं किया उसने, वैसे करता है डीलोकेलाइजेशन, कंडीशनल बातें हैं, अगर उसने कॉम्प्लेक्स के अंदर नीटा से रिप्रेजेंट किया है तो नीटा किसको बताता है? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर को। इसका मतलब इन तीनों में से किसको भी थ्रू हो सकता है। और ये नेगेटिव भी डीलोकेलाइज्ड है। ये नेगेटिव क्या है बेटा? डीलोकेलाइज, ये सेंट्रल मेटल एटम को दिए जाएंगे, राइट, डीलोकेलाइज्ड है। अगर मैं नीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये एज ए सिग्मा डोनर है। क्या है बेटा? सिग्मा डोनर है, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। और देखो अगले केस से और क्लियर करता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CS2 नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव सेंट्रल मेटल एटम को दे दिया गया तो
तो ये बेटा ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड काम कर रहा है, किसकी तरह बिहेव हो रहा है, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। और इसको अलाइल लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इसका नाम अलाइल। जैसे उसको साइक्लोपेंटाडाइन बोलते हैं, इसको अलाइल बोलते हैं। C डबल बॉन्ड C और फिर एक sp3 कार्बन आ जाता है तो उसको अलाइलिक बोला जाता है। ऐसे ही बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा बेटा। तो फिर अगर ये रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव जो है खुद ही पाई की तरह काम करेगा, क्योंकि बाद में जाके पाई तो बनवाएगा, ये नेगेटिव शिफ्ट करोगे तो ये डबल बनेगा, या वैलेंसी 5 होगी, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां पाई बन जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई लाइक हो जाएगा, पाई का जैसा ही हो जाएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? यानी कि इसको आप लिखोगे बेटा, ये तो मोनोडेंटेट की तरह, और ये यहां से भी अटैक कर सकता है, पाई यहां भी है, और फ्यूचर में पाई यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां पे भी। तो कितने डोनर हो गए, एक ये पाई बनेगा और एक बार ये है, तो दो पाई की पॉसिबिलिटीज है, दो, तो दो बन गया। इसमें 1 2 3, इसमें 1 और 1 2, डायरेक्ट बोल दो भले ही। तो ये बन गया बेटा बाइडेंटेट लिगेंड, और मेटल से अटैच होगा, बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसको क्या लिखोगे, नीटा 3 अलाइल। 3 का मतलब ट्राइडेंटेट नहीं है, इस 5 का मतलब पेंटाडेंटेट नहीं है, इस 6 का मतलब हेक्साडेंटेट नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि सराउंडिंग में कितने एटम है, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम कितने हैं। तो डायरेक्ट 1 2 3 एटम जुड़े हुए हैं, नीटा 3, राइट। तो ये ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई मुझसे पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइन मोनोडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, बोले सर डिपेंड करता है। अगर उसने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है तो फिर वो मोनोडेंटेट है, नेगेटिव के थ्रू अटैक कर रहा है, नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। अगर ये साइक्लो नीटा 5 लिख दिया तो फिर हम इसका मतलब समझेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, फिक्स नहीं है, तो ये डीलोकेलाइज्ड होगा तो बेटा इसको भी पाई लाइक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पाई लाइक। तो टोटल 3 हो जाएंगे, 1 2 3, 3 डोनर साइट हो जाएंगे, ट्राइडेंटेट बन जाएगा। ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट का केस है। नेक्स्ट देखो साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लोब्यूटाडाइन। अब ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में, तो ये डीलोकेलाइज्ड है, फिक्स नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? उसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन। और कितने एटम है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नीटा 4 साइक्लो ब्यूटाडाइन। नीटा 4 का मतलब ये नहीं कि आप टेट्राडेंटेट हो गए, 2 पाई हैं तो आप बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, राइट। ये भी क्या है? 1 और 1 2, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। ये 1 2 3 ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। नीटा से या पाई से रिप्रेजेंट कर दिया तो जितने भी पाई और नेगेटिव हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? पाई और नेगेटिव जो है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकेलाइज्ड है, जो नेगेटिव डीलोकेलाइज्ड है वो बेटा ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट होगा अगर आपने नीटा से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट बनेगी, एक ही डोनर साइट बन पाएगी। तो बेटा ये हो जाएगा नीटा 2 एथीन, इसका नाम है नीटा 2 एथीन। दो तो ये डोनर है, 2 एटम है, 2 एटम से जुड़ा हुआ है तो नीटा 2 लिख दिया। जितने भी वहां एटम से जुड़ा होता है, डायरेक्ट जितने एटम से, हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं, हाइड्रोजन इनडायरेक्ट जुड़ा हो, डायरेक्ट एटम 2 ही है कार्बन, तो लिखो इसको नीटा 2। नाम है एथीन और एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट, एक ही पाई बॉन्ड है जहां से डोनेट करेगा। तो बेटा ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह। और साइक्लोपेंटाडाइन पर कितना चार्ज है बेटा? -1 चार्ज होता है। साइक्लोपेंटाडाइन आइल के ऊपर -1 चार्ज होता है, C5H5 से लिखते हैं। ठीक बात। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उनके अंदर आपको EN निकालना है।
बेटा अपन को इनके लिए EAN कैलकुलेट करना है। जरा देखो, C6H6 बेंजीन रिंग है, C6H6 होल ट्वाइस लगा है, दो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, उसने नीटा से रिप्रेजेंट करके भी बता रखा है। और आपको पता होना चाहिए ये कैसा लिगेंड है बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्या है? ट्राइडेंटेट। ये भी क्या है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है, राइट। और दोनों ही न्यूट्रल स्पीसीज है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe का X कंसिडर कर लोगे, प्लस कितना है 2 इंटू C6H6 न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, 0 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके अंदर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। तो अपने क्या सीखा? ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से Fe पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। Fe का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा। Fe का एटॉमिक नंबर 26। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल के देखी, कितनी आई बेटा? 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। क्या करते हैं? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ट्राइड C6H6 का होल ट्वाइस है, तो दो बेंजीन रिंग है, तो ये भी ट्राइडेंटेट है और ये भी ट्राइडेंटेट। तो 3 बॉन्ड तो Fe इसके साथ बनाएगा, और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Fe 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसके साथ बनाएगा, और Fe 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। Fe टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा 6। तो यह आ जाएगा 26 प्लस 12 38। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 38। अब नीचे वाले केस में देखो, C5H5 लिखा है, तो C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है बेटा। ये क्या लिखा है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल C5H5। नीटा 6 लिखा गया, नीटा का मतलब ये, सॉरी नीटा 5 लिखा गया। नीटा का मतलब ये है 1 2 3, 5 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 एटम है सराउंडेड, और कुछ नहीं है। 5 से कोई लेना देना नहीं। आप तो ये बताओ, C5H5 है, नीटा इस बात को बता रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कैसा लिगेंड है? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है। इसे दोनों तरीके से काम करते हैं। नेगेटिव दे देता है तो सिग्मा डोनर हो जाता है। पाई अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो रहा है, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्वेश्चन में बताना पड़ता है कि कौन से वाला है। तो नीटा 5 लिखा, नीटा बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कितनी डोनेटिंग साइट है? 1 2 3। ये नेगेटिव भी रेजोनेंस होगा तो पाई की तरह ही बिहेव करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि ट्राइडेंटेट। कितने बंदे? 2, और एक के ऊपर चार्ज कितना? -1। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस
Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X कंसिडर कर लो। C5H5 पे चार्ज कितना है -1, कितने है बेटा 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा +2। Fe का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 26, ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, +2 इंटू, अब जरा बताओ 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। C5H5 जब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नीटा लगा इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, उस टाइम ये ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव करता है, और 2 हैं तो दोनों ट्राइडेंटेट प्लस ट्राइडेंटेट दोनों 3-3 बॉन्ड बनाएंगे Fe के साथ। तो 3 बॉन्ड तो ये वाला बनाएगा, ये भी ट्राइडेंटेट है, ये भी ट्राइडेंटेट, 3 तो ये बनाएगा Fe के साथ, 3 ही ये बनाएगा, टोटल कितने बन जाएंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा 6, तो ये आ गया 26 - 2 24 + 12, ये आ गया बेटा 36। EN रूल को फॉलो कर गया। ऐसे ही इसमें कर लोगे बेटा। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस C6H6 लिखा है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर C6H6 बेंजीन रिंग है, ट्राइडेंटेट होती है, 2 हैं तो ट्राइडेंटेट प्लस ट्राइडेंटेट दोनों मिलकर के 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बेटा 6 इंटू 2 12 प्लस 24 36। EN रूल को फॉलो करेगा। ठीक, इसका चेक करो, इसको ब्रेक करोगे K प्लस और इस पे आ जाएगा बेटा -1, कितना आ जाएगा -1। Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस 3 इंटू क्लोरीन पे Cl माइनस होगा, Cl माइनस होता है, क्लोराइड लिगेंड होता है, तो Cl लिगेंड नहीं, लिगेंड कौन होता है Cl माइनस, 3 Cl है तो 3 इंटू -1 प्लस C2H4, CH2 का मतलब है कि एथीन है बेटा, C2H4 क्या ये एथीन, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक ही पाई बॉन्ड डोनेट करने के लिए, मोनोडेंटेट है, तो 2 इंटू मोनोडेंटेट है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये Pt के साथ, C2H4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, Pt के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक बनाएगा तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अरे नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अभी तो ना, हाँ तो Pt का X मान लिया, 3 इंटू -1 प्लस C2H4 पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड इक्वल्स टू -1 X। अरे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो चार्ज देखना था, है ना, मैं डेंसिटी की बात करने लग गया तो सॉरी। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो Pt का X मान लिया, Cl पे -1 होता है, 3 है तो 3 इंटू -1, C2H4 एथीन न्यूट्रल लिगेंड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 इक्वल्स टू -1, तो यह आ जाएगा X - 3 इक्वल्स टू -1, यानी कि X इक्वल्स टू आ जाएगा +2। ठीक, तो यहाँ Pt का ऑक्सीडेशन कितना आ गया +2। अब निकालते हैं बेटा इसका EN। Pt का एटॉमिक नंबर होता है 78, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, प्लस Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने मोनोडेंटेट लिगेंड है 3, Cl मोनोडेंटेट है तो बेटा 2 इंटू 3 हो जाएगा, मोनोडेंटेट है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 बंदे 3 बना लेंगे Pt के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस इस C2H4 से पूछो, C2H4 एथीन, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है लेकिन मोनोडेंटेट ही है, तो 2 इंटू 1 एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ 3 ही बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके साथ एक ही बॉन्ड बन पाएगा। ये आ गया 78 में से 2 गए 76 और 6 3 2 6 76 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84। हाँ चलो 84 है। ठीक, इसमें बताओ C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है बेटा, क्या है ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है।
ठीक। लेकिन सिग्मा लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव सेंट्रल मेटल एटम को जा रहा है। पाई लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, ये भी जा सकता है, ये भी सब जा सकते हैं। तो फिर यानी कि ये सीन बनेगा, ये सीन है मेटल के साथ। पाई लिखा है, इसका मतलब सब डीलोकेलाइज्ड है, ये जा सकते हैं। सिग्मा लिखा है, इसका मतलब केवल यही जाएगा। तो ऐसा सीन में तो यहां तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। जब सिग्मा लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव के थ्रू मेटल से जुड़ेगा और ये बेटा मोनोडेंटेट होगा। इस केस में ये डीलोकेलाइज्ड होंगे, 1 2 3 ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव होगा। पाई लिखा है तो ट्राइडेंटेट होगा, सिग्मा लिखा है तो ये मोनोडेंटेट का काम कर जाएगा। और एक पे कितना चार्ज होता है? -1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस 2 इंटू -1। दो लिगेंड है, एक पे -1 प्लस यहां भी दो लिगेंड है, 2 इंटू इस पे चार्ज कितना होता है? -1 इक्वल्स टू 0। सर देखो ना, मुझे तो चार्ज दिख नहीं रहा। दिखेगा नहीं बेटा, यहां नहीं दिखेगा चार्ज, खुद को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। x -4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। टाइटेनियम का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा +4। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +4। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 में से 4 माइनस कर दो, +2 इंटू ये बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहां पे सिग्मा है मतलब मोनोडेंटेट। कितने लिगेंड है? 2। तो 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएंगे टाइटेनियम के साथ इनके। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू यहां पर बेटा पाई लगा हुआ ट्राइडेंटेट है, 2 बंदे हैं तो दोनों ट्राइडेंटेट तो दोनों मिलकर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। तो ये आ गया बेटा 22 में 4 गया 18 + 4 22 + 12। 22 में से 4 गया 18, 18 और 4 22, 22 और 10 32 और 2 34, 34 आ जाएगा। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूं। इसका निकालना है बेटा आपको। अब इन दोनों, अब 3 एग्जाम्पल बचे, इनका EN चेक करना है आपको। जरा देखो, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, ये तो लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। ये कार्बोनिल है, O है बेटा ना, ये कार्बोनिल है, ये तो CO। और ये है बेटा आपके पास कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन कितने सेंट्रल मेटल एटम है? 2। तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। बोलो बेटा कितना हुआ? 2 इंटू, भाई एक एटम नहीं है आपकी बात, सेंट्रल मेटल एटम 2 है आपकी बार। सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं? 2। कोबाल्ट 2 है बेटा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 2 इंटू 27 54। टोटल इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के पास 54। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, CO क्या है? मेटल कार्बन। CO क्या है? कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज नहीं है, कोबाल्ट पे भी चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, वो मैटर खत्म हो गया। अब आ जाओ लिगेंड पे, आ जाओ। कितने लिगेंड है बेटा? 8। और मोनोडेंटेट लिगेंड है तो बेटा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों कोबाल्ट 8, CO के साथ 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 8 ही बनेंगे। CO मोनोडेंटेट है, एक बंदा एक ही बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। 2 इंटू 8 16। अब जरा देखो, यहां कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में भी बॉन्ड होगा। कोबाल्ट 2 है बेटा, तो यहां 2 इंटू MM बॉन्ड। MM बॉन्ड का मतलब समझ गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और MM का मतलब मेटल मेटल। 2 कोबाल्ट हैं तो दोनों सेंट्रल मेटल एटम के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इंटू MM बॉन्ड कर दो। कितने बॉन्ड है? 1। 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। जरा देखो, ये पिक्चर ऐसे हो जाएगी ना, कोबाल्ट कोबाल्ट, और दोनों से 4-4 CO जुड़े हुए हैं। अभी हम इसकी परफेक्ट पिक्चर की बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं। तो ये कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो हमने लिख दिया 2 इंटू mm बॉन्ड, मतलब मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड। राइट, कितना बॉन्ड है यहाँ बेटा? एक ही, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। टोटल हो गया बेटा ये 50 60 10 70 तो 72। कितना आ गया टोटल? 72। लेकिन कोबाल्ट कितने थे आपके पास? 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। सेंट्रल मेटल एटम एक नहीं है आपके पास, 2 है, तो 72 को 2 से डिवाइड करो 36। वैसे भी 36 ही आता। मेटल कार्बोनिल है बेटा, ये मेटल और ये कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, प्योरली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जब होते हैं तो वो EN रूल को फॉलो करते हैं। और कोबाल्ट 3D सीरीज का मेंबर है, और 3D सीरीज के नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो क्रिप्टॉन है, और उसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो फॉलो तो होना ही था। ये भी मेटल कार्बोनिल है, ये भी फॉलो करेगा, आंसर 36 ही आएगा। Fe भी 3D सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज की नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है वो 36 नंबर पे क्रिप्टॉन होती है, आंसर 36 ही आने वाला है। फिर भी चेक कर लो, 2 इंटू Fe का एटॉमिक नंबर 26, 26 दूनी 52 प्लस CO न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, Fe पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 2 इंटू 9 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 9 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 9 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 2 इंटू 9 प्लस Fe2 लिखा है, इसका मतलब Fe और Fe के बीच में भी एक बॉन्ड है, तो 2 इंटू mm बॉन्ड कितना हो गया? एक बॉन्ड बनेगा। 2 इंटू 1, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 26 दूनी 52, और ये 9 दूनी 18, और ये 2, कितना हो गया बेटा? 50 60 70 80 72, 50 60 70 72 72, तो ये आ जाएगा बेटा 72 डिवाइड बाय 2, 36 ही आना चाहिए। हमने पहले भी बोला था 36 ही आएगा। मेटल कार्बोनिल है, 3D सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज की सबसे नियरेस्ट वाली नोबल गैस क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36, सही आंसर आया। इसमें चेक करो बेटा, Mn एटॉमिक नंबर 25, 2 इंटू 25, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 25, तो 2 इंटू 25 कर दो, प्लस मोनोडेंटेड लिगेंड कितने? 10, 2 इंटू 10 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे, एक मोनोडेंटेड एक बनाता है, 10 है तो 10 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, प्लस 2 इंटू 2 Mn है, तो Mn के बीच में एक बॉन्ड होगा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, 50 60 तो बेहतर, 72 डिवाइड बाय 2 36, आना भी 36 ही चाहिए था। क्यों आना चाहिए? Mn 3D सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज की नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो क्रिप्टॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 36। अब आ जाते बेटा हम IUPAC नोमेनक्लेचर पे। अगर हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर, अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखे बेटा, तो ध्यान, कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आपको नोट्स और PDF में मिल जाएंगे बाद में। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? कैटायनिक वाले पार्ट का नाम लिखोगे। सबसे पहले कैटायनिक का नाम लिखोगे, फिर एनायनिक वाले पार्ट का नाम लिखोगे। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट और उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे। समझ में आई बात? सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? कैटायनिक पार्ट का नाम लिखोगे, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखोगे। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास K4FeCN का होल 6 है बेटा, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो पहले इसको ब्रेक करूंगा बेटा 4K प्लस, राइट, पोटेशियम मेटल है, प्लस आएगा 4K प्लस FeCN ऑल 6, जितना प्लस बना हुआ है टोटल प्लस का 4 बना हुआ है, ऊपर माइनस का 4 लगेगा पावर में, राइट। अब आप बताइए बेटा, तो इसमें से कैटायनिक पार्ट कौन सा बना? ये, इसका नाम पहले लिखोगे। कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, इसका नाम पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? एनायनिक पार्ट का नाम लिखा जाता है। पहला रूल क्लियर है?
पहले जो आपको अगर वो डायरेक्ट आयन देता था तो बहुत अच्छी बात, अगर वो आयन नहीं देता हमें डायरेक्ट और ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे, आयन ना दे, तो अपन पहले इसको ब्रेक करेंगे, कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। जब इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम लिखा जाएगा, कैटायनिक पार्ट, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा बेटा एनायनिक पार्ट का। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अब आ जाते हैं बेटा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अब आप एनायनिक पार्ट का नेम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? एनायनिक पार्ट का नाम लिखोगे, ठीक। अब एनायनिक पार्ट का जब आप नाम लिखोगे बेटा, तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप? नंबर ऑफ लिगेंड लिखोगे। किसको लिखोगे? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है? 6। समझ में आ रही क्या बात? तो आप लिखोगे हेक्सा। अरे बोलो कितने लिगेंड है यहां पर? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्सा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड को लिखोगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा बेटा किस लिगेंड का नेम, नेम ऑफ लिगेंड लिखोगे। क्या लिखोगे? नेम ऑफ लिगेंड। यहां तक की बात क्लियर हुई? पहले जो आपको दिया जाए उसको ब्रेक करोगे, कैटायनिक पार्ट का नाम लिखोगे, जैसे मैंने इसको ब्रेक कर लिया, कैटायनिक पार्ट का नाम लिख दिया, ये पोटेशियम है। उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखा जाएगा। अब एनायनिक पार्ट के अंदर चलेंगे तो बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड को लिखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं। 6 लिगेंड है तो लिख दोगे हेक्सा। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखोगे, कौन सा लिगेंड है बेटा? Cn-। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 तरीके के लिगेंड हैं। नेगेटिव लिगेंड है, हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड है, न्यूट्रल भी है, और हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड भी है। 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था चार्ज के बिहाफ पर लिगेंड को, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड जो होते हैं उनके लास्ट में बेटा IDE मिलता है या ATE मिलता है या ITE मिलता है। नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या मिलता है? IDE, ATE या ITE मिलता है। जब इनका आप नाम लिखेंगे, जब ये लिगेंड का काम कर रहा हो, जैसे Cl- है, Cl- वैसे तो बेटा क्या होता है? Cl- को क्लोराइड बोलते हैं। अगर ये लिगेंड नहीं है तो Cl- को क्लोराइड ही लिखोगे, लेकिन Cl- अगर लिगेंड है, कैसे पता चलेगा सर ये लिगेंड है कि नहीं? अगर Cl- स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, Cl- इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। और यही Cl- अगर इस ब्रैकेट के बाहर होता, मान इसमें नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता, इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, Cl- स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता तो फिर इसको केवल क्लोराइड ही लिखा जाएगा, फिर ये लिगेंड नहीं होगा। Cl- स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं है। तो Cl- जब लिगेंड नहीं होगा तो क्लोराइड लिखोगे, और अगर ये लिगेंड का काम कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इस E की जगह O लगा दोगे। E की जगह क्या लगा दोगे? EO। तो नेम हो जाएगा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोराइडो। कुछ लोग इसको क्लोरो भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्लोरो भी, वैसे क्लोराइडो। ऐसे ही AT का एग्जांपल देखो, SO4-2, वैसे तो इसका नाम क्या है बेटा? सल्फेट। क्या है? सल्फेट। क्या नाम है बेटा? सल्फेट। इस लिगेंड का नाम क्या है? अगर SO4-2 है, इसका नाम सल्फेट है, और अगर ये लिगेंड है तो फिर ये सल्फेट ना होके सल्फेटो हो जाएगा। लिगेंड हुआ तो E की जगह क्या लग जाएगा बेटा? O। इसका नेम हो जाएगा सल्फेटो। तो हमने क्या सीखा? SO4-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो फिर वो लिगेंड है और उसका नाम सल्फेटो हो जाएगा। SO4-2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं है, फिर वो सल्फेट ही रहेगा। और एग्जांपल देखो, तो हमने क्या देखा? E हटा के क्या लगा दिया बेटा? E हटा के O लगा रहे हैं। IDE का E हटा के O लगा दिया अगर उसने लिगेंड का काम किया तो। ATE का E हटा के O लगा दिया अगर उसने लिगेंड का काम किया तो। अब जैसे हम बात करें NO2- की पिक्चर होती है O- N डबल बॉन्ड O। ये होता है बेटा नाइट्राइट। क्या होता है ये? नाइट्राइट की पिक्चर है। अब नाइट्राइट एक बाइड एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नाइट्राइट क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड।
इसमें ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। सेंट्रल मेटल एटम से अगर नाइट्रोजन डोनर हुआ तो इसको लिखते हैं बेटा, इसका नाम होता है नाइट्राइट N। और सेंट्रल मेटल एटम को अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसको लिखते हैं बेटा नाइट्राइट O। NO2 माइनस एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसमें दो डोनर साइट है लेकिन एक बार में एक ही बंदा बॉन्ड बनाता है, या तो O माइनस या N। अगर N ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो इसको नाइट्राइट N लिखते हैं, O ने बनाया तो इसको लिखते हैं नाइट्राइट O। अब सुनो मेरी बात, अगर ये NO2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो सिर्फ ये नाइट्राइट है। अब वो नाइट्राइट N भी हो सकता है, नाइट्राइट O नहीं, सॉरी वो केवल क्या है, नाइट्राइट है। NO2 माइनस क्या है, नाइट्राइट, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। और यही NO2 माइनस अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, NO2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है NO2 माइनस, तो बेटा वो लिगेंड का काम करेगा और नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइटो N। ई की जगह क्या लगा दोगे, O लगा दोगे, इस E को किससे रिप्लेस कर दोगे, O से, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O। तो हमने क्या सीखा कि जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके लास्ट में E होता है, वो E हटा के क्या कर दिया जाता है, O कर दिया जाता है, अगर वो लिगेंड का काम कर रहा है, यानी कि वो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। बात क्लियर हो गई है, किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब अगला पॉइंट देखो, तो बेटा और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, वो या आपको लिस्ट में मिल जाएंगे बाद में। जैसे मेरे से कोई पूछे बेटा CO3-2 कार्बोनेट होता है, CO3-2 क्या होता है, कार्बोनेट, लेकिन अगर ये लिगेंड है तो इसका नेम हो जाएगा कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा, कार्बोनेट इसका नाम होता है, लेकिन अगर ये लिगेंड है तो E की जगह क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, इसका नेम हो जाएगा कार्बोनेटो। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका नाम होता है बेटा एसीटेट, लेकिन अगर इसने लिगेंड का काम किया तो E की जगह O आ जाएगा, नेम हो जाएगा एसीटो, ये हो जाएगा एसीटेट, तो एसीटेटो क्या नाम हो जाएगा, एसीटेटो। ऐसे बेटा NH2 माइनस, इसको बोलते हैं अपन अमाइड, क्या बोलते हैं, अमाइड, अगर लिगेंड का काम किया तो E की जगह O आ जाएगा, नेम हो जाएगा अमाइडो। ऐसे ही बेटा NH-2, इसको बोलते हैं बेटा इमाइड, अगर इसने लिगेंड का काम किया तो E की जगह O आ जाएगा इमाइडो। समझ में आई क्या बात आपको। SO3-2 सल्फाइट, क्या होता है, सल्फाइट, लेकिन अगर इसने लिगेंड का काम किया तो E की जगह O आ जाएगा सल्फाइटो। कर लोगे। तो हमने क्या देखा, अगर कोई लिगेंड है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा उसके E की जगह नाम लिखते समय O कर देंगे, शर्त है वो लिगेंड का काम कर रहा हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। ये तो नेगेटिव वाले लिगेंड की बात हुई। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड में। तो बेटा न्यूट्रल लिगेंड में जो उसका नाम है वही रहेगा। जैसे हमसे कोई पूछे कि N, ये पायरिडीन है, ये क्या है, पायरिडीन, इसका नेम वैसे भी पायरिडीन है और इसने अगर लिगेंड का काम किया और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो भी इसका नाम क्या रहेगा, पायरिडीन ही रहेगा। CO, इसको कार्बोनिल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो भी कार्बोनिल ही रहेगा, न्यूट्रल लिगेंड का नाम वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। CS थायोकार्बोनिल, तो थायोकार्बोनिल ही रहेगा। समझ में आई क्या बात। NO नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिल ही रहेगा। NS थायो नाइट्रोसिल होता है तो थायो नाइट्रोसिल ही रहेगा। इनके नाम में कोई बदलाव नहीं होगा जब ये लिगेंड का काम करेंगे, तो न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम होता है वही आ जाता है। यूरिया को यूरिया ही बोलोगे, NH2CO NH2 ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, यूरिया को यूरिया ही बोलोगे। NH2C डबल बॉन्ड S NH2 ये डबल बॉन्ड S है बेटा, इसको क्या लिखते हो, थायो यूरिया, तो थायो यूरिया ही लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
CH2 CH2 NH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन, तो इसको इथाइलिन डाइएमीन ही लिखोगे, कोई फर्क नहीं आएगा, वही नाम रहेगा इथाइलिन डाइएमीन। ये न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहा हूं, राइट। इसके बाद हम चले बेटा और देखो, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसका नाम लिखोगे एक्वा या एक्वो। आजकल ये लिखते हैं, पहले ये लिखा करते थे, आजकल एक्वा लिखते हैं। H2O की जगह क्या लिखोगे? एक्वा, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी जगह लिखोगे एमीन, डबल एम में ध्यान रखना, एमीन। तो अभी तक हमने क्या सीखा? नेगेटिव लिगेंड है तो उसके पीछे IT, AT या IDE लगा होगा और उसका E हटा के O कर देंगे। न्यूट्रल लिगेंड के नाम वही रहते हैं जो उसके एक्चुअल नाम है। बस H2O में ध्यान रखना, H2O को एक्वा लिखते हैं और NH3 को एमीन लिखते हैं। अब आ जाती है बात बेटा पॉजिटिव लिगेंड की। तो बेटा पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं उनके लास्ट में IUM लिखा जाता है, जैसे NO प्लस, नाइट्रोसोनियम। NO प्लस को क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्रोसोनियम। और मैं देखता हूं एग्जांपल, NO प्लस को बेटा नाइट्रोसोनियम। और एक एग्जांपल और देख लो, NH2 NH3 प्लस। अगर ये लिगेंड है तो इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोनियम। IUM लगता है लास्ट में। क्या लगता है बेटा? IUM लगता है। किसके लास्ट में? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के लास्ट में IUM होता है। नाइट्रोनियम, इसका नेम होता है नीचे वाले का हाइड्रेजीनियम, लास्ट में क्या लगा हुआ है? IUM। तो हमने ये सीखा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर एनायनिक का। उसने आयन दे रखा है तो तोड़ करके ठीक है, नहीं दे रखा तो अपन ब्रेक करेंगे। 4K प्लस FeCN का होल 6 - 4। अब देखो बेटा 4K प्लस, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, इसका नाम हो गया पोटेशियम। रूल नंबर, अरे बोलो, पोटेशियम। इसका नाम सबसे पहले लिखोगे, लिख दिया, अरे बोलो। अब नंबर किसका आएगा? एनायनिक पार्ट का। पहला नाम है कैटायनिक पार्ट लिखना था, लिख दिया पोटेशियम। अब एनायनिक पार्ट, एनायनिक में भी किसको लिखोगे? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है? 6, तो इसका नाम हो गया हेक्सा। क्या हो गया? हेक्सा। 6 की जगह क्या लिख दोगे? हेक्सा। अब क्या लिखोगे? नेम ऑफ लिगेंड। पहले तो लिगेंड की संख्या लिखी, 6 है तो हेक्सा। अब लिगेंड का नाम, कौन सा लिगेंड है बेटा? CN-। CN- को साइनाइड बोलते हैं। CN- को क्या बोलते हैं? साइनाइड। लेकिन जब ये लिगेंड का काम करेगा तो साइनाइड की जगह क्या लिखोगे? साइनाइडो। अरे वैसे तो CN- को क्या बोलते हैं बेटा अपन? साइनाइड बोलते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कार्बन के थ्रू जुड़ा है तो साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड होता है। हम कार्बन के थ्रू जोड़ रहे हैं तो बेटा ये क्या है? साइनाइड है। लेकिन जब इसका नेम लिखेंगे तो E हटा के क्या लिख दोगे? O, तो नेम हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो। तो बेटा इतना किस किस का नाम लिख दिया हमने? पहले कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, कैटायनिक और एनायनिक में। कैटायनिक का नाम लिखा पोटेशियम, फिर हम एनायनिक वाले के पास गए। एनायनिक वाले के अंदर हमने लिगेंड लिखी, इसकी संख्या लिखी 6 तो हेक्सा। CN- लिगेंड है, वो साइनाइड है, लेकिन जब उसका नेम लिखेंगे तो E हटा के O लगा दिया, साइनाइडो कर दिया। इसके बाद ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनका यूज किया जाता है। एक ही लिगेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो आप फिर उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्ड यूज में लोगे, जैसे मैंने लिया, ठीक। और दूसरी बात, अगर डाई, ट्राई, टेट्रा एक बार काम आ भी गया, डाई, ट्राई, टेट्रा अगर एक बार काम आ भी गया और पुनः दोबारा उसकी जरूरत पड़ रही हो तो फिर डाई, ट्राई, टेट्रा काम में नहीं लेंगे। अगर 2 लिगेंड है तो डाई काम में लोगे, 3 है तो ट्राई, अरे बोलो, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 5 लिगेंड है तो, 6 लिगेंड है तो हेक्सा। लेकिन ये वर्ड अगर आपने यूज ले लिए एक ही लिगेंड के लिए, उस लिगेंड में गलती से डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही है, फिर भी अगर आपको डाई, ट्राई की जरूरत पड़ रही है
तो डाई की जगह तो आप क्या काम में लोगे, बिस, ट्राई की जगह काम में लोगे ट्रेस, टेट्रा की जगह काम में लोगे टेट्राकिस, बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। समझ में आ रही क्या बात? अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे EN है, CS2 डबल बॉन्ड, सॉरी CS2 NH2 NH2, ये CS2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन है। क्या है बेटा ये? इथाइलिन डाइएमीन। तो बेटा डाई तो इसके अंदर खुद के अंदर ही आ रहा है, डाई आ रहा है ना बेटा। अब अगर मान लो इसको किससे लिखते हो, EN से, अब EN का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो EN का नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, खुद के नाम में डाई आ रहा है और फिर होल ट्वाइस और लिखा हुआ है, तो फिर इसका नाम क्या लिखोगे, बिस इथाइलिन डाइएमीन। लिगेंड के खुद के नाम में ही डाई लगा हुआ था और फिर दो लिगेंड थे तो आगे भी डाई लगाना पड़ता, तो फिर डाई की जगह क्या लग जाएगा, बिस लग जाएगा। अगर लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो फिर बेटा नाम और उस लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा जा रही हो तो फिर बिस की जगह, डाई की जगह तो बिस का यूज कर लेना, ट्राई की जगह ट्रिस का यूज कर लेना और टेट्रा की जगह टेट्रा किस का यूज कर लेना। इथाइलिन डाइएमीन के अंदर डाई ऑलरेडी है पर ये दो सेट लेने थे तो आगे भी डाई लगाना पड़ता, तो फिर डाई की जगह क्या लगाओगे, बिस लगाओगे। अगला रूल क्लियर? ये सब होने के बाद, इतना सब कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद क्या प्रोग्राम करना है, इसके बाद आएगा बेटा किसका नंबर आएगा। आप ये मान लीजिए इतना सब काम हो गया। अब अगर डिफरेंट लिगेंड हो, अगर डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो तो फिर आप अल्फाबेट को यूज में लोगे। किसको यूज में लोगे, अल्फाबेट को। जैसे दो लिगेंड है वहां Cl- भी है और Br- भी है, तो Cl- को तो क्लोराइडो लिखोगे, Br- को ब्रोमाइडो लिखोगे, पर लेकिन जब उनको अरेंज करोगे तो अल्फाबेट में अरेंज करोगे। पहले Br- का ब्रोमाइड लिखोगे, फिर Cl- में क्लोराइड, C से स्टार्ट होता है, बाद में आता है अल्फाबेट में, वो बाद में लिखा जाएगा, राइट। अगर डिफरेंट लिगेंड हैं तो उनका नाम लिखते टाइम, उनको अरेंज करते टाइम, तो बेटा उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। डिफरेंट लिगेंड है तो उनको अरेंज करते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। और ध्यान रहे ये बात कि डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके अंदर ये जो डी, टी, टी होते हैं, स्टार्टिंग का डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, इनका यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कंपैरिजन में नहीं होता। इनका यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कंपैरिजन में नहीं करोगे। क्लियर? यहां तक की बात होगी। इसका सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। पहले कैटायनिक एनायनिक पार्ट में डिवाइड किया, कैटायनिक का नाम लिखा पोटेशियम, फिर एनायनिक वाले कॉम्प्लेक्स को लिया, उसमें लिगेंड का नंबर लिखा, 6 था तो हेक्सा लिख दिया, 5 होता तो पेंटा लिख देता। Cn को Cn- साइनाइड होता है, लेकिन लिगेंड है तो साइनाइडो लिखोगे। ये तो शुक्र है कि सारे लिगेंड ही एक जैसे थे। अगर इस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग लिगेंड होते, डिफरेंट लिगेंड होते, तो फिर उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते और ध्यान रखते कि डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज जो किया गया है उनकी कंपैरिजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो। डाई, ट्राई, टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं लिए जाते, ठीक। और अगर डाई, ट्राई, टेट्रा एक बार काम आ गया, दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर बिस, ट्रिस, टेट्रा किस काम में लिया जाता है। रूल नंबर 4। इसके बाद बेटा नंबर आएगा, अब आप जो नेम लिखेंगे इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद किसकी नेमिंग होगी, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। और वो होने के बाद आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रोमन डिजिट में लिखोगे। रोमन डिजिट का मतलब जैसे 1 आया तो आप ब्रैकेट में 1 लिखो, ऐसे लिखोगे रोमन में। मान लो 2 आया तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिखोगे, 3 आया तो आप ऐसे लिखोगे, 4 आया तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक। इसके बाद एनायनिक के अंदर लिगेंड का जब काम हो जाएगा, इसका नाम लिख दिया जाएगा, नंबर लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और रोमन डिजिट में लिखोगे, ठीक। अब आते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है।
अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास जो ये कॉम्प्लेक्स आया, ये जो कॉम्प्लेक्स आया, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसको ब्रेक करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल आया, कोई चार्ज नहीं है या फिर पॉजिटिव है, या तो कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल हो, या उसके ऊपर पॉजिटिव, या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है, तो जो उसका नाम है वही उसका नाम रहेगा। आयरन का नाम आयरन ही रहेगा, Fe को आयरन ही बोलेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलेंगे, निकल को निकल ही बोलेंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही बोलेंगे। बात समझ में आई? क्या कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज लगाए या कुछ भी नहीं है, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वही लिखा जाता है। आयरन को आयरन लिख दोगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दोगे, निकल को निकल लिख दोगे, कॉपर को कॉपर लिख दोगे, जिंक को जिंक लिख दोगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE लगा दोगे। कोबाल्ट है तो अगर यहां मान लो जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव आ गया और यहां कोबाल्ट होता तो उसका नाम कोबाल्ट नहीं रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा उसका? कोबाल्टेट। निकल है और ऊपर माइनस लगाए कॉम्प्लेक्स में तो निकल नहीं होएगा, निकलेट हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? प्लेटिनम नहीं रहेगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। पीबी जो है प्लम्बेट हो जाएगा। कब? जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, Ni वैसे तो निकल होता है लेकिन बाद में क्या बन जाएगा? निकलेट। अग Pt प्लेटिनम होता है बेटा और फिर बन जाएगा प्लेटिनेट। Zn जिंक होता है, बन जाएगा जिंकेट। Cu कॉपर होता है, बन जाएगा क्यूप्रेट। Fe आयरन होता है, फेरेट। Ag सिल्वर होता है, बन जाएगा अर्जेंटेट। Hg मर्करी होता है, मर्क्यूरेट। Pb लेड होता है, प्लम्बेट। वापस बोल दूंगा बेटा, मैं भी दिखाई नहीं दे तो अच्छे से ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वो वही रहता है। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव होता तो Fe आयरन होता है, आयरन रहता है, निकल होता है, निकल रहता है, कोबाल्ट कोबाल्ट रहता है, कॉपर कॉपर रहता है। समझ में आ रही क्या बात? लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ हो तो Ni तो नॉर्मली तो निकल होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है तो निकलेट। Pt प्लेटिनम होता है लेकिन प्लेटिनेट। Zn जिंक होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स पे माइनस लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा जिंकेट। Cu कॉपर होता है लेकिन अगर पावर में माइनस लगा है कॉम्प्लेक्स पे तो क्यूप्रेट। Fe आयरन होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स पे माइनस है तो फेरेट। Ag सिल्वर होता है लेकिन ऊपर माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा बेटा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। Hg मरकरी होता है लेकिन ऊपर माइनस लगा है तो मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। Pb लेड होता है लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लम्बेट। कर लोगे? अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स बताता हूं, अब अपन उनका नाम लिख देते हैं फटाफट। 3-4 एग्जांपल मैं करा देता हूं, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे।
देखो बेटा, इसका अपने को IUPAC नेम लिखना है, इसको ब्रेक करेंगे 4K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4। पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले लिखोगे, इसके लिए पोटेशियम लिख दोगे। क्या लिखोगे? पोटेशियम। फिर कितने CN है बेटा? 6, तो नेम हो जाएगा हेक्सासाइनो पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा CN साइनाइड, तो यहां हो जाएगा साइनाइडो। CN माइनस साइनाइड होता है बेटा, तो नेम हो जाएगा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब जरा बताओ, ऊपर कॉम्प्लेक्स में माइनस लगा हुआ है, तो बेटा Fe जो होता है वो आयरन होता है, लेकिन माइनस लगा है तो क्या लिखोगे? फेरेट। क्या लिखोगे? फेरेट। अब इसका क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा? ये आएगा Fe का x प्लस 6 इंटू CN पे -1 इक्वल्स टू -4, x माइनस 6 इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल टू +2, 2 आ जाएगा बेटा। रोमन नंबर में लिख दोगे, इसका निकालोगे, इसको ब्रेक करो। अच्छा, इसके ऊपर कोई ये आयन नहीं था, ये मेरे को दिया गया था, मेरे को ये जो दिया गया था ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, आयन नहीं था। मैंने इसको समझने के लिए आयन में ब्रेक किया था, ध्यान रहे, बात काम आएगी। ये हो जाएगा बेटा 3K प्लस FeCN का होल 6 माइनस 3। इसको सबसे पहले लिखोगे पोटेशियम, तो नाम बन गया बेटा पोटेशियम। 6 तो बेटा हेक्सा, CN माइनस लिगेंड है बेटा साइनाइड, लेकिन यहां हो जाएगा बेटा साइनाइडो। ऊपर कॉम्प्लेक्स में माइनस लगा हुआ है, Fe वैसे आयरन होता है, लेकिन माइनस की वजह से लिखा जाएगा फेरेट। अब निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का मान लोगे x प्लस 6 इंटू -1, CN पे -1 इक्वल्स टू -3, तो निकालोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? +3, ब्रैकेट में लिख दोगे 3 रोमन नंबर के अंदर। क्यों? इसका नाम लिखो बेटा। अब देखो, मैं लिखूंगा नहीं, अब खुद से लिखोगे आप। इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, ना तो कोई चार्ज लगा हुआ है, ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई एंटिटी है, तो मतलब इसको आयोनाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है, कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है। अरे है ही नहीं कुछ ब्रैकेट के बाहर, ठीक, ना कोई एनायनिक है ना कैटायनिक है, बस इसका ही नाम लिखना है। तो बेटा क्या लिखोगे? NH3 एमीन। NH3 को क्या लिखोगे बेटा? एमीन। NH3 को लिखोगे एमीन, H2O को लिखोगे एक्वा, Br माइनस ब्रोमाइड, लेकिन ब्रोमाइडो हो जाएगा। Cl माइनस क्लोराइड, लेकिन क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। NH3 को एमीन, H2O को एक्वा, Br माइनस ब्रोमाइडो, Cl माइनस क्लोराइडो। लिगेंड लिख दिया गया, डिफरेंट लिगेंड है, अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रहे। A MNOPQ, M पहले आता है, Q बाद में आता है। फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड देख लो, फर्स्ट वाला सेम आ रहा है तो सेकंड वाला देख लेना। फिर A के बाद B, फिर C, एमीन, एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, PT। इसके बाद प्लेटिनम, क्या लिखोगे? प्लेटिनम। कोई जरूरत है क्या इसके बाद AT लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, AT तब लगता है जब यहाँ कोई चार्ज होता है। कौन से वाला? नेगेटिव वाला। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है तो AT लगता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो या कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं लगता, जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। अरे बोलो, PT का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो PT का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो X प्लस अमोनिया 0, Cl -1, Br -1, H2O 0 इक्वल्स टू 0, x -2 -1 -2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख दोगे रोमन नंबर में। कर लोगे? इसका नेम देखो बेटा, एमीन, NH3 को एमीन, H2O को एक्वा, NH2 माइनस होता है बेटा, अमाइड होता है ये, लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा अमाइडो। क्या लिखोगे? अमाइडो।
ये हो गया एमीन, H2O को लिखोगे एक्वा, NH2 माइनस को लिखोगे अमाइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, Cn माइनस भी है बेटा साइनाइडो। ये सब क्या हो गए लीगेंड। इनको क्या करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। किस में अरेंज कर दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। साइड में तो बाहर तो कुछ है नहीं, ब्रैकेट के बाहर कैटायन, ब्रैकेट के बाहर कोई कैटायन होता तो सबसे पहले उसका नाम लिखता, लेकिन है नहीं। तो इनको किस में अरेंज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा बेटा अमाइडो है, फिर आ जाएगा अमाइडो आएगा, फिर आ जाएगी अमीन, इसके बाद आएगा बेटा एक्वा, एक्वा 3 नंबर पे, फिर ब्रोमाइडो 4 नंबर पे, फिर यह आ जाएगा क्लोराइडो और फिर आ जाएगा साइनाइडो। तो नेम बन गया बेटा एमीन, एमीन नहीं अमाइडो, हाँ अमाइडो सबसे पहले है ना, अमाइडो, फिर आ जाएगा एमीन, अमाइडो, उसके बाद एमीन, फिर एक्वा, उसके बाद बेटा ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर साइनाइडो, उसके बाद सीओ को कोबाल्ट। एटी लगाने की जरूरत है क्या, कोबाल्टेट बना दूं क्या, नहीं, ऊपर माइनस नहीं है, जैसा है वैसा ही नाम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल लिगेंड 0 0, NH2 -1, Cl पे -1, Br पे -1, Cn पे -1, टोटल माइनस का कितना हो गया 4। ऊपर लगा रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें ऊपर -1 लगा है बेटा, -1 लगा है तो बेटा -1 लगा रखा है, मैंने नहीं लिखा था सॉरी, तो हो जाएगा कोबाल्टेट। ऊपर -1 लगा हुआ है, ऑलरेडी उसने -1 लगा के दिया था, तो बेटा नाम क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। माइनस लगा हुआ है तो कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, ये पहले से लगा हुआ था, मिस प्रिंटिंग हो गया था। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना X प्लस, अमोनिया 0, H2O 0, NH2 -1, Cl -1, Br -1, Cn -1 इक्वल्स टू -1, x माइनस 1 2 3 4, x माइनस 4 इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, x इज इक्वल टू +3, तो ये आ जाएगा 3 रोमन नंबर में। अरे बराबर बात है क्या, समझ में आ रही है ना। अब देखो बेटा इस पे कितना चार्ज लगा हुआ है बेटा, +2 लगा हुआ है। आयन दिया हुआ है पहले से आयन दे रखा है। ये लिगेंड है बेटा, ये भी लिगेंड है, तो ये 2 हैं, तो हो जाएगा डाई एमीन, NH3 को एमीन लिखते हैं, 2 है तो डाई लगा दोगे, डाई एमीन। ईएन का नाम क्या है, इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। लेकिन कितने अमीन है बेटा, 2, इथाइलिन डाई एमीन, लेकिन कितने अमीन है बेटा, ईएन कितने हैं 2, डाई पहले से आ रहा है तो बाहर 20 लगेगा, इसका तो हो गया डाई एमीन, इसका हो गया इथाइलिन डाई एमीन। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाई एमीन। खुद के अंदर डाई आ रहा है लेकिन 2 है तो बाहर 20 लगाना पड़ेगा भाई। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो इनको, 2 डिफरेंट लिगेंड आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो डाई को तो अल्फाबेट में नहीं काउंट करेंगे, बिस को भी नहीं करेंगे। एक ही कंपैरिजन किससे होगी, सीधी ई से, एक ही कंपैरिजन ई से होगी। बाई, ट्राई, टेट्रा, डाई, इनका यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता, तो बेटा ए पहले आएगा ई बाद में आएगा, तो डाई एमीन पहले लगेगा। इनको डाई, ट्राई, टेट्रा में नहीं देखना, इनके अलावा ए पहले आएगा ई बाद में, तो डाई एमीन पहले लिखा जाएगा, फिर इथाइलिन, बिस इथाइलिन डाई एमीन। ऊपर +2 लगा है तो Fe जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, आयरन। क्या लिखा जाएगा, आयरन। 80 लगाने की जरूरत नहीं, 80 तब लगता है, ये फेरेट हो जाता है अगर ऊपर माइनस होता तो। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, Fe का निकालना है तो X प्लस,
2 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, 2 इंटू इथाइलिन डायमीन भी न्यूट्रल 0 इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू +2, तो आ जाएगा बेटा 2। और आयन है, डायरेक्ट आयन दिया था तो आप भी आयन लिख देना, आयन दिया हुआ था तो आयन लिख देना। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ बेटा, ये इथाइलिन डाइअमीन और ये एमीन और 2 लिखे हैं तो ये हो जाएगा बेटा डायमीन इथाइलिन डायमीन, इसका नेम हो गया डायमीन, इसका नाम हो गया इथाइलिन डायमीन। OX ऑक्सलेट, लेकिन अब ऑक्सलेट नहीं रहेगा, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट को क्या लिखोगे? ऑक्सलेटो। EN को लिखते हैं इथाइलिन डायमीन, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 भी न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, अमीन लिखते हैं, 2 है तो डायमीन। EN भी न्यूट्रल है, इथाइलिन डायमीन। OX ऑक्सलेट, लेकिन ATE आ रहा है तो E हटके O लगेगा, ऑक्सलेटो। इसको ब्रेक करो, Cl पे -1 आएगा बेटा, इस पे +1 आएगा, राइट। कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज बनेगा तो जैसा है वैसा ही लिखोगे। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। X+ इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड, NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सलेट -2 चार्ज होता है बेटा। ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होता है? -2, तो -2 इक्वल्स टू +1, x -2 इक्वल्स टू +1, x इक्वल टू +1 +2, x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगी बेटा। और बाहर अभी कौन बच गया? ब्रैकेट के बाहर Cl- बचा हुआ है तो इसको क्लोराइड लिखोगे, न कि क्लोराइडो। ये Cl- लिगेंड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो लिगेंड होता, अब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है तो इसको क्लोराइड लिखोगे। ध्यान रहे ये एनायनिक है, एनायन है, सबसे बाद में लिखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसलिए क्लोराइड, अंदर होता तो क्लोराइडो हो जाता, लेकिन अनायन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, सबसे बाद में लिखा जाएगा क्लोराइड। अरे बोलो, अब इसमें देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ब्रेक करो बेटा। LiAlH4 को Li प्लस AlH4 माइनस, राइट, ये ब्रेक हो जाएगा Li प्लस AlH4 माइनस में। अब जरा देखो, Li प्लस को लिख दोगे बेटा लिथियम, कैटायन को पहले लिखोगे लिथियम, कैटायन नहीं होता तो बात अलग है तो लिखेंगे लिथियम। कितने H दिए हुए? 4, H माइनस है इसके अंदर, H माइनस को क्या लिखते हैं? हाइड्राइड, लेकिन जब लिगेंड होता है तो हाइड्राइड की बजाय हाइड्राइडो, क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्राइडो। कितने H है? 4, तो ये हो जाएगा बेटा टेट्रा हाइड्राइडो। लिथियम 4 है तो टेट्रा, H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन लिगेंड है तो हाइड्राइडो। अब इसके बाद Al, ऊपर माइनस लगा हुआ है तो Al एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, एल्यूमिनेट। Al को वैसे तो एल्यूमिनियम बोलते हैं, लेकिन माइनस लगा है कॉम्प्लेक्स पे, क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट। अब क्या करोगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। AlH4 -1, तो Al का X + 4 इंटू H पे -1 इक्वल्स टू -1, X - 4 इक्वल टू -1 -1 + 4, X इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज दिया नहीं था उसने, यहां कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था, जो हमको दिया उस पर कोई चार्ज नहीं था। आयन नहीं लिखोगे, इसके बाहर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखोगे, बस हो गया। लिथियम 4 है तो टेट्रा, H माइनस को हाइड्राइडो, माइनस लगा है तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम होता, माइनस की वजह से एल्यूमिनेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब कुछ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे।
जो आपको लक्ष्य वाला ग्रुप है उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, आप वहां से उनको सॉल्व करेंगे, राइट। इस लेक्चर को फिनिश करते हैं बेटा।